वैद्युत विभव इस तो वैद्युत विभव को स्थिर वैद्युत विभव कहते हैं, क्योंकि स्थिर आवेश की वजह से जो जो विभव उत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं हम स्थिर वैद्युत विभव। ठीक है। तो जैसे कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, जैसे मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी आवेश को अनंत से, ठीक है, अनंत से मान लो इस बिंदु पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव निकालना है, ये बिंदु P है। तो अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को उस जो भी कार्य आएगा उसमें उस जिस आवेश को लाए हैं उससे भाग दे देंगे उसकी वैल्यू से, तो बस हमको विभव मिल जाएगा। बची है मेन कहानी। तो जैसे मान लो अनंत से किसी वस्तु को यहाँ तक लाए तो हमें कितना काम करना पड़ा, यहाँ से लाते 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 यहाँ से कहाँ से चले, इन्फिनिटी से कहाँ तक, इस बिंदु तक किया गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे, W। कहाँ से लाए, इन्फिनिटी से कहाँ तक, बिंदु P तक। ठीक है। तो ये हो गया कार्य। अब कितना आवेश लाए हो, यहाँ से यहाँ तक मान लो तुम कौन सा आवेश लाए, Q आवेश लाए, तो Q का भाग दे दोगे, यही तुम्हारा हो जाएगा वैद्युत विभव। किस बिंदु पर, P पर। ठीक है। ये होता है बेसिक। ये तुम गुरुत्वाकर्षण में भी पढ़े होगे, पढ़े नहीं पढ़े। जो आवेश लाते हैं बाहर से उसमें हम हमेशा धन परीक्षण आवेश लाते हैं। क्या लाते हैं, धन परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्यों लाते हैं, परीक्षण आवेश का अमाउंट बहुत कम होता है। ये एक बार और सुन लो, कोई आवेश Q है, इसमें हम इसको क्या कर दें, इसकी वैल्यू वही छोटी कर दे, 0 के बराबर कर दे, तो इसी को Q0 बोलते हैं और कुछ नहीं है ये। ठीक है। कोई आवेश है उसको वो 0 की करीब अगर पहुंचेगा तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, Q0 पड़ जाएगा। समझ गए। तो ये Q0 होता है। तो ये कई बार कई जगहों पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, Q0 कई बार हमेशा यूज करते हैं। Q0 क्यों यूज करते हैं, बहुत छोटा आवेश क्यों लेते हैं। मान लो ये किसी जिसकी वजह से भी ये वैद्युत क्षेत्र रहा होगा, बहुत बड़ा आवेश ले आओगे तो उसमें का जो आवेश का वितरण होगा, मान लो जैसे मान लो ये है, ये कोई गोला है, ठीक है, इसमें धनावेश है। अब तुम कोई बड़ा आवेश लेके आओगे इसके करीब, तो क्या होगा, इसका धनावेश इधर भाग जाएगा, इधर ऋणावेश आ जाएगा। कोई भी धनावेश, बड़ा धनावेश लाओगे, मतलब बड़ा साइज का, तो या जिसका आवेश बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए बहुत छोटा लाएंगे तो इनमें कुछ फर्क पड़ता नहीं। ठीक है। कहने का मतलब जिसका अपना खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र न हो, या हो भी तो बहुत छोटा हो, उसी के करीब ही ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए हमेशा परीक्षण आवेश की बात करते हैं, पहले भी बता चुका हूँ मैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वैद्युत विभव। ठीक। वैद्युत विभव तो ये हो गया अनंत से यहाँ तक का। इसके पहले तुम लोग हाई स्कूल में पढ़े होगे विभवांतर, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव में अंतर। तो मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो मान लो ये कोई बिंदु A है, या मान लो P है, ये बिंदु कोई Q है। तो P से Q तक अगर मैं वैद्युत कोई किसी भी आवेश को Q0 को लेके आऊँ, मान लो Q0 अभी यहाँ था, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाए, तो यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको मैं क्या बोलूँगा, W P से Q तक। ठीक है। ये हो गया। अब जितना आवेश है उस आवेश से भाग दे दो, जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, विभवांतर क्या होगा, P और Q के बीच का होगा। ठीक है। V P Q लिख देते हैं इसको। ठीक। तो चलो इसको देखो, इसको ऐसे कर लो, V Q माइनस में VP। ठीक है। इस तरीके से याद कर लो इसको और भी बहुत टर्म यूज होते हैं। V Q माइनस VP इज इक्वल टू W P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य बटे में जो भी आवेश ले जा रहे हो Q0। ठीक है। हालांकि ये धन परीक्षण आवेश के लिए अप्लाई होता है, लेकिन तुम जब भी देखोगे हर एक सवाल में
कुछ भी आवेश हो सारे न्यूमेरिकल में ये फार्मूला अप्लाई होता है, क्यू की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में कभी भी इट मीन्स जो भी न्यूमेरिकल तुम्हारे 10+2 लेवल पे बनेंगे वो धन परीक्षण आवेश के कैटेगरी के ही होंगे, इट मीन्स, ठीक है। तो वी क्यू माइनस वी पी इक्वल टू वी पी से क्यू तक। इसमें देखो क्यू पहले है, इसमें क्यू बाद में है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसी को ऐसे भी लिखते हैं कई बार, ये बहुत बेसिक चीज़ है, जान लो। वी क्यू माइनस वी पी इक्वल टू डब्लू क्यू माइनस में डब्लू पी अपान में क्यू नॉट। अब अच्छा, ये एक चीज़ है, थोड़ा तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अगर वी क्यू लिखा है तो मतलब कि इन्फिनिटी से क्यू तक लाने में किया गया कार्य है। अगर वी पी लिखा है तो इन्फिनिटी से पी तक लाने में किया गया कार्य है, ठीक है। तो हालांकि ये चीज़ किताब में तुम्हारे मेंशन नहीं है, लेकिन सीख लो, इसको जान लो। अब इस पर धीरे धीरे सीख भी जाओगे। वो ग्रेविटी में पढ़े हो कि नहीं ये सारे चीज़ें। तो वी क्यू माइनस वी पी इक्वल टू डब्लू पी से क्यू तक, ठीक है। यहाँ का विभव अगर मैं मान दूँ, यहाँ का विभव अगर वी क्यू मान लूँ और यहाँ का विभव मान लूँ वी पी, ठीक है। तो इस तरीके की कहानी यहाँ पे डेवलप होगी। तो एक ये फार्मूला भी इसी से बन जाएगा, ठीक है। और भी बनेंगे, इसी को कई बार ही बोलते हैं पोटेंशियल इंग्लिश में बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डब्लू पी टू क्यू, पी से क्यू तक ले जाने में किया गया कार्य। अब इसमें एरो लगाते हैं, कई बार पी क्यू ऐसे लिख देते हैं कि पी से चला होगा क्यू तक गया होगा, अब बटे में क्यू नॉट, ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो इसमें क्यू यहाँ पे पहले आ रहा है, यहाँ पे बाद में आ रहा है, ठीक है। सिर्फ मीनिंग यह है कि पी से चला क्यू तक, ठीक है। यहाँ पे बटे क्यू नॉट, यहाँ पे क्या है, अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव इक्वल टू अंतिम बिंदु तक अनंत से अंतिम बिंदु तक पहुँचने में जो भी कार्य करना पड़ेगा, अनंत से प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में जो कार्य करना पड़ेगा, उन दोनों का डिफरेंस। अंतिम बिंदु वाला हमेशा पहले लिखेंगे और प्रारंभिक वाला बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इसमें तो देखोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी तुम लोगों को, लेकिन इसको ध्यान रखना, यहाँ पे क्यू पहले, यहाँ पे क्यू पहले है, यहाँ पे क्यू पहले, यहाँ पे क्यू बाद में, यहाँ भी क्यू पहले है, यहाँ पे क्यू बाद में है। अब इसमें क्या है, धीरे धीरे जब सवाल लगाओगे ना, चीज़ें तुमको अपने आप न्यूमेरिकल वगैरह जब लगाओगे तो अपने आप रट जाएगी, ठीक है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, रटना और रट लेना, भूल जाओगे 2 दिन बाद, मुझे भी पता है, ठीक है। जब भी ना याद हो तो जिस दिन एग्ज़ाम देना उस दिन रिवीजन कर लेना, बस 2-3 घंटे याद रहे, 3 घंटे पेपर के टाइम तक, उसके बाद भूल जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको बताइए मेन फार्मूला, इसको याद रखो बस, ये वाला, ठीक है। ये वाला याद कर लो, सारा काम चलता रहेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखोगे, अभी आज हम तुम्हारे लिए निकलवा रहे हैं, तुम्हारे इंटर में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। अब तो बहुत पुराना हो गया, पहले बहुत पूछा जाता था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब तो इस पर सवाल बनते हैं, लेकिन फिर भी जान लो, मान लो पूछ ही दिया तो। पुराने में बहुत पूछता था इसको। मान लो कोई ये धनावेशित वस्तु है, ठीक है। ऐसे इसके सेंटर से आर दूरी पर तुम्हें वैद्युत विभव की गणना करनी है बिंदु पी पर। जैसे विद्युत क्षेत्र की किए थे, वैसे यहाँ पे वैद्युत विभव की करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ पर मान लो अनंत है, किसी आवेश को क्यू नॉट को पकड़ेंगे, कह देंगे चल भैया हमारे साथ, उसको लाते रहेंगे लाते रहेंगे लाते रहेंगे लाते रहेंगे लाते रहेंगे। जब इस बिंदु पर आ जाएगा तो देख लेंगे कि हमारी तरफ से कितना कार्य किया गया। उस कार्य को मान लो कि कितना कार्य किया गया, उसको हम नाम देते हैं डब्लू इन्फिनिटी टू पी, ठीक है। इन्फिनिटी से पी तक आने में जो कार्य, तो मेन कहानी बस यही वाला कार्य की कैलकुलेशन है। तो अगर हम अब कार्य निकल आएगा तो बस फटाफट क्या कर लेंगे, हमको निकालना है वी पी पॉइंट, तो डब्लू इन्फिनिटी से पी तक आने में बटे में जो भी आवेश उससे भाग दे देंगे, विभव हमको मिल जाएगा खट्ट से।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब किया गया कार्य क्या होता है, जैसे आवेश को लाओगे, मान लो तुम्हारा आवेश यहाँ पे है, ठीक है, इन्फिनिटी पे ना तो हमने माना ना पी पे, यहाँ पे बीच में मान लिया। इस बिंदु पर अगर ये रहेगा, मान लो ये दूरी कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक आर माना है, तो इसको एक्स मान लो, ठीक है, कितना एक्स। तो एक्स दूरी पर है, तो इस बिंदु पर जब आवेश तुम्हारा क्यू नॉट रहेगा तो इसमें बल कितना लगेगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर इन्फिनिटी में है तो कितना बल लग रहा होगा, इस बिंदु पर है तो कितना बल लग रहा होगा। तो यहाँ पे जब होगा तो बल जो होता है तुम्हारा कूलाम के नियम के अनुसार, अगर पी पे होगा, एफ बिंदु पी पर जब होगा तब कितना बल लगेगा, जो है एफ पी इजक्वल टू 1/4πε0 क्यू, ये वाला आवेश मान लो कैपिटल क्यू है, या क्यू स्मॉल क्यू भी मान सकते हो, ठीक है, कैपिटल क्यू और क्यू नॉट अपान में बीच की दूरी कितनी होगी, अगर आर पे है तो आर स्क्वायर हो जाएगी। अगर इसको मैं यही बल निकालूँ इन्फिनिटी पे, जब तुम्हारा आवेश इन्फिनिटी में होगा तो 1/4πε0 क्यू, और क्यू नॉट अपान में इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी गुणा करोगे तो ओवरऑल वैल्यू ये कितनी हो गई, 0 हो गई कि नहीं। तो यहाँ पे तो 0 बल लग रहा है, यहाँ पे इतना बल लग रहा है, और तुमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य। तुम लोग अभी तक जो फार्मूला पढ़ते आए हो, किया गया कार्य W बराबर में बल गुणे विस्थापन, यही तो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, हैं? तो अब बल तुमको विस्थापन तो पता है, कहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ तक आए हो, ये बात तो तुमको पता है, ठीक है। तो खैर ठीक है, लेकिन तुमको जो एफ है ये फार्मूला तभी अप्लाई हो सकता है कि एफ हर जगह कांस्टेंट हो, ठीक है। तो जितनी भी दूर जाओगे, अगर बल हर जगह बराबर बराबर लग रहा है, यहाँ पे रखो आवेश को, या यहाँ पे या यहाँ पे, हर जगह एफ की वैल्यू समान हो तो ये फार्मूला लगेगा, नहीं तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। हम कौन से बल का गुणा करोगे इसमें, ये वाले का कि ये वाले का, यहाँ पे तो 0 बल मिल रहा है और यहाँ पे ये वाला बल मिल रहा है, ठीक है। तो तुम लोग बुद्धि लगाओगे कि चलो अच्छा दोनों का एवरेज ले लेते हैं, या औसत दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं। औसत मान से नहीं आएगा, ठीक है, औसत मान की अपनी लिमिटेशन होती है, ठीक। तो उसके लिए सब वो एक ऐसा तरीका होता है जो हर जगह वैलिड होता है, कैलकुलेट। तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो औसत वाला मान तभी लागू होता है, बता दूं कि यहाँ पे और यहाँ पे बल जो होता है अगर दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है डायरेक्टली, तो औसत मान अनुक्रमानुपाती होता है तो औसत मान चल जाता, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे तुम लोग देखते हो कई जगह औसत मान से ही हमारा यहाँ पे 0 लग रहा है, यहाँ पे कुछ बल लग रहा है, या यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2, तो दोनों बलों का औसत मान लेके और दूरी से गुणा कर देते हैं और हमारा बल आंसर आ जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ तब लागू होता है जब हमारा बल जो होता है एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, विस्थापन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे हमारा बल क्या है, 1/x के प्रोपोर्शनल है, 1/x², दूरी का यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, x मान रहे हैं ना, समझ गए। तो यहाँ पे कहानी हमारी उलट जाएगी, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ तभी एफ अगर x के अलावा, x की घात 1 के अलावा अन्य किसी घात पर निर्भर कर रहा है तो कोई भी औसत वाला फार्मूला नहीं काम करेगा, ठीक। ये बात समझ लो। आगे भी बहुत सारी चीज़ें तुम सीखोगे, न्यूमेरिकल वगैरह लगाओगे, ठीक। तो जिससे बता दीजिए ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कभी भी कोई भी बल हो, कोई भी बल हो x की 1 घात के अनुक्रमानुपाती हो, तो उसमें औसत मान ले लोगे बल का,
प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का बल का जोड़ के आधा कर लो तो औसत मान ही हो गया, और उस बल को विस्थापन से गुणा कर दोगे तो तुम्हारा जो कार्य निकलेगा हमेशा एकदम सही निकलेगा। मान लो कोई वस्तु यहाँ बीच की दूरी कितनी है d या x है, ठीक है, सॉरी x है। यहाँ पे मान लो F1 बल लग रहा है, यहाँ पे F2। अब बल लगातार बदल रहा है, ठीक है, एक ही बल नहीं है। तो यहाँ पे अगर तुमको कार्य निकालना है तो क्या करोगे, F1 प्लस F2 बटे 2 औसत मान हो गया कि नहीं, गुणे dx, अरे सॉरी बीच की दूरी कितनी है x, तो दूरी का गुणा कर दिया हमने x से, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट आंसर निकलता है। समझ गए? हेलो, दो या मान लो ये 10 है ये 20 है तो दोनों को जोड़ के आधा कर लिया, दूरी से गुणा कर दिया, कार्य निकल आएगा हमारा एकदम सही सही सटीक। लेकिन ये कब अप्लाई होता है, जब हमारा बल एक्स के डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे स्प्रिंग का केस होता है, स्प्रिंग में बराबर में के एक्स होता है, तो के तो कांस्टेंट होता है, तो हमारा बल डायरेक्ट एक्स के अनुक्रमानुपाती हो रहा हो तो वहाँ चल जाता है हमारा। समझ गए? लेकिन यहाँ पे नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे एफ बराबर देखते हो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 जो भी है, दो आवेश है, या यहाँ पे कैपिटल Q है और Q0 अपान में बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी मान लो x है तो x²। तो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट रहेगा, समय के साथ ये नहीं बदलते हैं। जो ये वाला पार्टिकल होगा इसका भी आवेश नहीं बदलेगा, जो धन परीक्षण आवेश ला रहे हैं वो भी नहीं बदलेगा, तो ये सारे तो कांस्टेंट हो गए पूरा। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x², है कि नहीं यहाँ से, क्योंकि एक्स तो बदलता रहेगा, जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज करोगे वैसे वैसे एक्स बदलेगा, दोनों के बीच की दूरी घटेगी बढ़ेगी। समझे? तो इसलिए यहाँ पे नहीं लागू होगा। अगर एफ इक्वल एक भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x होता तब भी नहीं अप्लाई होता, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² होता तब भी नहीं अप्लाई होता है औसत वाला फार्मूला। सिर्फ और सिर्फ कब अप्लाई होगा, x⁴ के अनुक्रमानुपाती हो, ठीक है। कहने का मतलब एफ इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो के, यहाँ पे x⁴ हो तो अप्लाई हो जाएगा, बस ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब के लिए कैलकुलेस यूज करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। चलो अब करा देते हैं। तो भाई मैं तो परेशान था जब शुरू में इंटर में गया था, मेरे समझ भी नहीं आता था कि कहीं भी कोई भी चीज़ लपेट देते आदमी, पता ही नहीं चलता है। समझ गए? अब बस बता दिए कि हाँ ऐसा कर लो, ये नहीं बताता कि क्यों किया ऐसा। चलो, तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी माना था हमने, आर दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से सेंटर से यहाँ तक निकालना है। ये बिंदु क्या है हमारा, P है, यहाँ पे वैद्युत विभव हम मान लिए हैं इसका VP होगा, मान लिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो मेरा कितना होगा, W इन्फिनिटी से कहाँ तक, P तक, ठीक है। अब मुझे जब कार्य निकालना तो हम क्या करते हैं, बीच में कहीं पे यहाँ पे कोई दूरी लेते हैं। Q0 को यहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक लाया था, मान लो Q0 यहाँ से चला था यहाँ तक आया था, लेकिन मैं क्या करूँगा, बीच में कोई हमेशा जब कैलकुलस से इंटीग्रेशन करते हैं तो बीच का पॉइंट लेते हैं, रास्ते के बीच में कोई भी पॉइंट आँख मूंद के ले लो। तो हमने x दूरी पर लिया, सेंटर से x दूरी पर कोई बिंदु ये है, ठीक है। ये इस बिंदु पर मान लो हमने माना कि आवेश यहाँ पे था, तो उस समय इसमें बल कितना लगेगा, रास्ते में लाते लाते यहाँ पे Q0 था, तो उस समय इस बिंदु पर इसको कुछ बिंदु मान ले सकते हैं हम लोग। मान लो कि ये किसी बिंदु A पर है, ठीक है, यहाँ पे इस समय, तो इसमें आवेश वो बल कितना लगेगा, FA। जब A पर होगा ये आवेश Q0 तो बल कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q माना था ना इसको, और Q0 अपान में x², इतना बल लगेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा विस्थापित करूं, इतना विस्थापित करूं, इतना, हालांकि बनाने में तो बड़ा बनाते हैं लेकिन होता बहुत कम है वो, वरना बढ़ाएंगे तभी तो दिखेगा वो।
तो जो चीज़ें छोटी होती थोड़ी बड़े करके बनाई जाती है, जो बहुत बड़ी होती है उनको छोटी करके बनाई जाती है। तो ये dx दूरी अगर मैं इसको विस्थापित किया, ठीक है, तो dx दूरी पे विस्थापित कर दूंगा या मतलब थोड़ा सा इधर खिसकाऊंगा, तो उससे क्या है कि इसके लगने वाले बल पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। क्यों नहीं पड़ता है ये तुम जो है अभी और भी जब ज़्यादा डेप पढ़ोगे तो चलो, तो ये वाला चल ठीक है। तो यहाँ से जब इसको इतना कार्य करना पड़ा, ठीक है। अब जब इसको हम B से A तक विस्थापित करेंगे, कहाँ तक, B से A तक, ये सॉरी A से B तक, ये B पॉइंट मान लो dx, ठीक है। तो यदि हम इसको सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करें B से A तक, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ बार बार, A से B तक, B पर, हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हालांकि बुक में तो यदि हम आवेश को अनंत सूक्ष्म dx दूरी से विस्थापित करें तो कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, उसको मान लेते हैं dw। बहुत सूक्ष्म दूरी से उसको विस्थापित करेंगे तो बहुत सूक्ष्म काम करना पड़ेगा, और उसको कितना, तो हमारा हो जाएगा F, यहाँ पे जो फोर्स होगा इस बिंदु पर, बिंदु A पर, इनटू में dx। अब ये मान के चलते हैं कि ये इतना सूक्ष्म होता है, न्यूटन ने कैलकुलेट के, इसीलिए ये कैलकुलेशन में उसने माना था कि इसका कुछ असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ही बिंदु ए पर जो भी बल लग रहा है, कितना लग रहा है, इतना, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट अपान में x²। ये तो हो गया हमारा बल, और इनटू dx। ये बल B से A तक अगर आवेश को विस्थापित करते हैं तो उस दौरान बल में कोई ऐसा इतना चेंजेज नहीं आते हैं कि कुछ इसके कैलकुलेशन में असर पड़े, तो एकदम सही लगभग करीब आंसर आता है, ठीक है। कैलकुलेट से जो भी आंसर निकालोगे 100% एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन 99.999% होता है, ठीक है। तो एकदम लगभग करीब होता है, एकदम से एग्जैक्ट तो कभी नहीं होता है। कैलकुलस से जो भी इंटीग्रेशन करते हैं, एग्जैक्ट बोले तो जहाँ पे वेरिएबल होता है, ठीक है। कभी कभी एग्जैक्ट भी आ जाता है जो कि रेगुलर शेप्स होती हैं उसमें। खैर चलो ठीक है, यहाँ इतनी बात समझ में आ गई तुम लोग को, ये हमारा कार्य होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से B से A तक लाने में हमारा कार्य, हमारा क्या हो, dw निकला, अब वो इतना निकला, तो क्या करेंगे हम अब हमको एक तरीका मिल गया, छोटी सी दूरी का कार्य मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको बड़ा करके जोड़ेंगे, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से बिंदु R तक। तो ये इसको इंटीग्रेट करेंगे, कुल कार्य W निकालेंगे, dw दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी से कहाँ तक का, बिंदु R तक का, ठीक है। इधर भी इंटीग्रेशन लगा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू नॉट अपान में x² इंटू dx, ठीक है। यहाँ पे भी इन्फिनिटी से R, ठीक है। ये यहाँ पे अगर तुम लिखना चाहो तो x=∞ से x=R, ऐसे भी मैथ में लगाते हैं लोग लिमिट, ठीक है। इधर क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी में हमारा किया गया कार्य कितना होगा, 0। जब इन्फिनिटी में ही आवेश को इधर उधर खिसकाओगे तो किया गया कार्य 0 होगा। और जब यहाँ पे ले आओगे, खैर चलो ठीक है, इसको इन्फिनिटी टू R को मैं ये लिख दूँगा W, कहाँ से कहाँ तक का, इन्फिनिटी से R तक, इसका नाम लिख दिया मैंने, ठीक, R तक, ठीक, नहीं इन्फिनिटी से P तक, सॉरी। ये कितना हो जाएगा, ये तो हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक ये जो भी कार्य होगा उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे, बस काम ख़त्म। इधर में क्या करेंगे, ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म होते हैं सब, ये सब समय के थोड़ी देर बाद बदल थोड़ी जाएंगे कि आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले आओगे तो इसमें जो आवेश होगा वो तो वही रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनकी सब की वैल्यू नहीं बदलती है, ठीक है। और Q की वैल्यू वही रहेगी, तो Q को मैं यहीं पे लिख देता हूँ
और क्यू नॉट की भी सेम वैल्यू रहेगी। ऐसा थोड़ी है क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ तक ले आओगे तो वो थोड़ी देर में घट जाएगा। चेंज कौन होगा? एक्स इधर लाओगे तो घटेगा, उधर दूर ले जाओगे तो बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डी एक्स अपान में एक्स स्क्वायर। जो चेंज होते हैं उन पे लिमिट लगा देते हैं, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी टू एक्स इक्वल टू आर। ठीक है, समझ लेना। नहीं समझ में आता रट लेना, रटने के बाद समझ में आ जाती है बहुत सी सारी चीज़ें। इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। इंटीग्रेट करूँगा तो क्या हो जाएगा? एक्स की घात में -2 जाएगा, और फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, अगर घात n है तो x की पावर n+1 अपान में n+1, ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, x की पावर n का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की पावर में -2 + 1 अपान में -2 + 1, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब बाकी ये वाली तो रहेगी ही रहेगी, क्यू नॉट अपान में 4πε0, ये वाली वैल्यू तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे अब जब लिमिट लगाओगे तो नीचे वाली नीचे लगा दो, कहाँ पे? x इक्वल टू इन्फिनिटी से x इक्वल टू आर तक। हालांकि यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं इन्फिनिटी और r, बाकी छोड़ देंगे। ठीक है, तुम लोग अभी मैथ पढ़ोगे ही, हो सकता है कुछ लोग पढ़ भी लिए होंगे तो उनको आसान लग रहा होगा। यहाँ पे देखोगे तो ये -1 -2 + 1 -1 हो गया, ऊपर x की घात -1 बचेगी, तो इसको 1 अपान में यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ। ये वाला माइनस चिन्ह मैं कहाँ लगा देता हूँ? इधर लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी से r। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वाली ऊपर वाली लिमिट पहले डाली जाती है x की जगह में, तो क्यू नॉट अपान में 4πε0, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, 1 अपान r माइनस में 1 अपान में 0। ठीक है, इन्फिनिटी सारी। ठीक है, तो ये इतना आ गया। अब यहाँ से मेरा कितना आंसर बनेगा? W इन्फिनिटी टू P। अच्छा ठीक है, एक चीज़ इसमें हमारी छूट गई है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर में चिन्ह उल्टा आ गया। ठीक, यहाँ पे देखो, कभी भी इंटीग्रेशन करेंगे, अगर हमने जो है, देखो, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही ना सबको? हेलो, इसमें क्या है, ध्यान रखना, कभी भी जब इंटीग्रेशन करते समय अगर तुम इधर से इधर को जा रहे हो, ठीक है, जैसे पॉजिटिव एक्स ऐसे चलोगे, इस दिशा से इधर से इधर को चलोगे तो एक्स का जो डी एक्स है, जो डी एक्स एलिमेंट आएगा या डेल्टा एक्स आएगा, वो पॉजिटिव आएगा अगर इधर की तरफ विस्थापन कर रहे हैं। अगर एक्स के विपरीत दिशा में, एक्स की पॉजिटिव एक्स इधर की तरफ एक्स पॉजिटिव होता है, विपरीत दिशा में अगर तुम चलोगे तो डी एक्स हमेशा निगेटिव आएगा। ठीक है, डी एक्स यहाँ पर कैलकुलेशन में हमेशा निगेटिव रखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, यह और यहाँ पे कॉस तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, कॉस 0 डिग्री। ठीक, और भी एक दो तरीके से बाद में बता देंगे तुमको। तो यहाँ पे डी एक्स तुमको माइनस में रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अब फिर हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है, अब क्यों हो, चलो, तो यहाँ से मेरा W इन्फिनिटी टू P, यहाँ से ये वाला माइनस हट जाएगा, तो ये मेरा आ गया। अब इससे मैं विभव निकाल देता हूँ, यहीं पे निकाल देता हूँ, तो VP कितना हो जाएगा? W इन्फिनिटी टू P अपान में Q नॉट। ये वाली वैल्यू मेरी इतनी आ ही रखी है, इसको और भी सही से करोगे तो Q नॉट अपान में 4πε0 और 1 अपान R बचेगा। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो Q नॉट अपान में 4πε0 और 1 अपान में R अपान में Q नॉट होगा। ठीक है, यही VP होगा। Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, जो तुम्हारा फार्मूला VP का क्या बनेगा, यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो वही बन जाएगा जो अभी तक रटे हो तुम लोग। VP इक्वल टू 1 अपान में 4πε0 कैपिटल Q इसका आवेश माना था, अब अपान में R।
ये वैद्युत विभव वाला भी वहाँ पे तुम लोग ड्राइव किए होगे, इतना ही विभव आता था, बस उसमें निगेटिव आ जाता है। ठीक है, हेलो। अब हमारा बचता है, एक है वैद्युत द्विध्रुव कण विभव। ये बहुत आसान है, इसको करा देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक वैद्युत विभव है तुम्हारा ये। अब देखो, मैं तो ऐसे अंदाजन लिख देता हूँ, माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस बिंदु पर अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव निकालना में ये पूछा जाता है, लगभग आप वैद्युत विभव बिंदु पी पर निकालना है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेम लैंग्वेज। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके बिंदु ए पर आवेश माइनस क्यू प्लस बी पर प्लस क्यू है, और आवेश वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, वैद्युत विभव की तीव्रता, वैद्युत विभव का मान निकालना है। वैद्युत विभव की तीव्रता नहीं होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपली माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव वी पी कितना हो जाएगा, V1 कर लो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई ε0। विभव जब निकालते हैं तो विद चिन्ह रखते हैं। ठीक है, आवेश को, तो माइनस क्यू बाई आर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव V2 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई ε0। अब की बार प्लस क्यू अपान में आर हो जाएगा। ठीक है, अब विभव जब नेट विभव कभी भी जोड़ते हैं तो वी नेट। ठीक है, नेट विभव जब भी जोड़ेंगे तो V1 प्लस V2, ये अदिश राशि होती है, इसको डायरेक्ट बीजगणितीय योग कर लेना हमेशा, इसमें कोई वेक्टर का जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जोड़ोगे तो 1/4 पाई ε0 माइनस क्यू बाई आर, और प्लस में 1/4 पाई ε0 अब प्लस क्यू बाई आर, दोनों सेम चीज़ें हैं, जुड़ के जीरो हो जाएगा। सॉरी, जीरो तो नहीं होगा, गलत लिख दिए हम। यहाँ से यहाँ माइनस क्यू के कारण तो हो जाएगा आर प्लस एल, और इसके कारण हो जाएगा आर माइनस एल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस एल, और यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस एल। सॉल्व करोगे तो कॉमन क्यू को कॉमन कर लो, तो क्यू अपान में 4 पाई ε0। यहाँ से जब करेंगे तो ये माइनस वाला बाद में लिख देता हूँ, 1/में आर माइनस एल माइनस में आर प्लस एल। इसको जब सॉल्व करोगे गणित से गुणा भाग कर लेना, जैसे ए माइनस बी ए प्लस बी नीचे हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये उधर चला जाएंगे, आर प्लस एल, ये इधर आ जाएगा माइनस का आर प्लस का एल। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यहाँ से आर से आर कट जाएगा, एल बच जाएगा। तो क्यू अपान में 4 पाई ε0 दैट इज इक्वल टू 2 ठो एल हो जाएंगे, 1 ठो क्यू हो जाएगा, तो क्यू इंटू 2L अपान में 4 पाई ε0, और यहाँ पे 1/, में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बच रहा है। तो यहाँ से देखोगे तो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू इंटू 2L को पी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरा वी नेट क्या हो जाएगा, पी अपान में 4 पाई ε0 1/, में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यही परिणामी विभव होगा बिंदु पी पर, इसी को वीपी भी बोल सकते हो। ठीक, ये होगा। लेकिन अगर मान लो कि ये आर जो है इसकी जो लंबाई है द्विध्रुव की, ये वाली 2L होती है। ठीक है, आधी इधर एल आधी इधर एल, तो अगर ये 2L जो है आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, यदि आर इज मच ग्रेटर देन, नहीं उल्टा लिख दिया गया, आर इज मच ग्रेटर देन एल, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर 0.001 का स्क्वायर करोगे, दोनों को डिफरेंस लो चाहे जोड़ो, लगभग 1 के ही करीब आएगा। या 1000 ले लो, 1000 1000 का स्क्वायर करोगे 10 की घात 6 आएगा। 1 का माइनस 1 का स्क्वायर करो, लगभग
10,000 के 10,6 के करीब आएगा। तो इसलिए ऐसा ही चीज़ बहुत बार बता चुका, ये अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर होगा, बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना। तो वी जो मेरा आ जाएगा 1/4 पी अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ये बिंदु पी है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, दोनों को कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है, नहीं तो फिर पी के बजाय कोई नया नाम दे दो, समझ गए। ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ द्विध्रुव आघूर्ण है ये। तो इस तरीके से होता है, ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है कभी कभार, ठीक है। ज़्यादातर क्षेत्र विद्युत क्षेत्र वाला आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक होता है अच्छी स्थिति, सॉरी ये तो अच्छी स्थिति हो गई। निरक्षी स्थिति में क्या करोगे? निरक्षी स्थिति मान लो धनावेश है, ऋणावेश है, ये ऋणावेश है, ये धनावेश है, इसका ए नाम दे दो, इसका बी नाम दे दो, इसको जोड़ो, इसके मध्य बिंदु से एक लंबवत रेखा खींचो। तो इस बिंदु पर कहीं भी कोई बिंदु पी ले लो, तो इस बिंदु पर तुमको विभव निकालना है। तो यहाँ मान लो यहाँ का विभव वीपी है। तो पहले तो निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता V1 मान लेते हैं। यहाँ पे कितना निकलेगा? 1/4πε0। ये वाली दूरी कितनी है? 2L। और ये वाली दूरी मान लेते हैं R है। तो ये वाली दूरी कितनी होगी? ये वाली दूरी हमारी हो जाएगी √में R² + L², क्योंकि ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -Q अपान में √में R² + L², इतना हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव मान लो V2, तो ये हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ पे +Q आवेश अपान में √में R² + L²। जब ये R² + L² होगा तो ये भी उतने सेम ही होगा, दोनों सेम ही होंगे, √में R² + L²। तो दोनों देखो, दोनों सेम है, बस इनके चिन्ह अलग अलग हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो नेट विभव निकालोगे P पर, बिंदु P पर नेट विभव Vp मान लो, तो ये हो जाएगा V1 और +V2, इनको जोड़ दोगे तो 1/4πε0 -Q अपान में √में R² + L², और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस का Q हो जाएगा 1/4πε0 √में R² + L²। अब अगर इनको देखो तो ये और ये दोनों सेम है, बस चिन्ह उल्टा है, तो 0 हो जाएगा। तो वैद्युत विभव हमेशा ये अदिश राशि होती है, इसको डायरेक्ट बीजगणितीय नियम से जोड़ सकते हो, ठीक है, जोड़ के हमेशा जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैद्युत विभव Vp 0 आएगा निरक्षी स्थिति में। अच्छी स्थिति में कुछ आया था। तो 4 केस हो गए उसके वैद्युत द्विध्रुव के हमारे। एक तो वैद्युत क्षेत्र के लिए 2 ठो होते हैं और 2 ठो वैद्युत विभव के लिए। तो अच्छी स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र जब निकाले थे, अच्छी स्थिति में, तो हमारा निकला था 1/4πε0 2p अपान में R³ निकला था। इसी प्रकार से हम निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकाले थे, तो 1/4πε0 p अपान में R³ निकला था। इसी प्रकार से हम अगर निकालें वैद्युत विभव अच्छी स्थिति में, तो 1/4πε0 p अपान में R² आता है। और अगर हम निकालें वैद्युत विभव निरक्षी स्थिति में, तो 1/4πε0 0 ही आता है, ये तो ठीक है, ये तो 0 आता है। तो कहने का मतलब ये है, ये कब है? ये अच्छी स्थिति में है, ऐसे तुम्हारा है। अब बिंदु P यहाँ पे है, ठीक है, ये तो ये Vp यहाँ का है। ये वाला कब है तुम्हारा? ये मान लो ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, ये धनावेश। यहाँ पे क्या होगा? ये ऋणावेश है, ये धनावेश है। तो यहाँ पे इसकी निरक्षी स्थिति में यहाँ पर हमने Vp निकाला, सॉरी EP, ठीक है, या E निकाल, ये बिंदु P है, ठीक है यहाँ पे।
तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, ये V नहीं है, ये E है, ठीक है। तो ई पी यहाँ के लिए ये यूज हो जाएगा, EP, ठीक है। यहाँ के लिए, यहाँ पे क्या है, अच्छी स्थिति की बात कर रहा, तो यहाँ पे बिंदु P होगा, यहाँ पे VP निकाला हुआ है, यहाँ पे -Q, यहाँ पे +Q, ठीक है। अब ये निरक्षी स्थिति के लिए है, ये तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव है -Q +Q, हम नीचे लिख दिया, खैर कोई बात नहीं। यहाँ से इस यहाँ पे इस लाइन में कहीं भी बिंदु P होगा और उसको VP = 0 बोलते हैं। तो 4 केस है इसमें, ठीक है। अच्छी वैद्युत के लिए, निरक्षी वैद्युत के लिए, अच्छी विभव के लिए, निरक्षी विभव के लिए। तो ठीक है, अब देख ले रहे हो, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है, अगर इन दोनों में कंपैरिजन करो। उसी प्रकार विभव में अच्छी स्थिति में विभव ज़्यादा है, निरक्षी में तो 0 ही है। अब देख लो, यहाँ पे भी P, यहाँ पे B, यहाँ पे भी P, R यहाँ पे, R यहाँ पे, R यहाँ पे, 2 यहाँ पे है, तो यहाँ 2 ख़त्म हो गया, यहाँ से 3 की 1 घात भी कम हो गई। तो लगातार कुछ ना कुछ कम होता चला जा रहा है, यहाँ पे तो पूरा 0 ही हो गया। तो सीक्वेंस में रट लेना, ठीक है। अब रटना तुमको है, जैसे रट लो, ठीक।